नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। और आज मैं आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट लेके आया हूँ। बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉडकास्ट, क्योंकि हमारे देश में घूमने फिरने का हर कोई शौकीन है। आजकल धार्मिक यात्रा भी घूमने के नाम पे शुरू होती हैं, चाहे आपको रिलीजियस प्लेस पे जाना हो, चाहे आपको टूरिस्ट प्लेस पे जाना हो, वो सब आजकल एकदम सिनेरियो बदलता जा रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया। और इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है, यूपी टूरिज्म पॉलिसी। बहुत इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। और अगर आप व्यापारी हैं और यूपी टूरिज्म पॉलिसी की सब्सिडी स्कीम्स लेना चाहते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं कि अगर आप होटल्स बनाएंगे या टूरिस्ट के कोई डेस्टिनेशंस बनाना चाहते हैं, इको विलेज बनाना चाहते हैं, या कोई होम स्टे बनाना चाहते हैं, कोई आपका टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं, तो उन सब पे सब्सिडीज़ हैं, क्या क्या सब्सिडीज़ हैं, कैसे कैसे हैं, इस पे पूरी चर्चा करने के लिए हमने अपने बीच में सब्सिडी एक्सपर्ट, गलत कहना नहीं होगा मेरे लिए, कि सब्सिडी की एक्सपर्ट पूरे इंडिया में CS शुभी अग्रवाल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद कि आपने पहले हम लोग ने एक सीरीज़ निकाली है, हम लोग ने पीछे हमने MSME पॉलिसी डिस्कस करी। आज हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें हम टूरिज्म पॉलिसी के बारे में चर्चा करेंगे कि टूरिज्म पॉलिसी क्या होती है, क्या होती है। मैम, सबसे पहला प्रश्न, टूरिज्म पॉलिसी होती क्या है और ये एप्लीकेबल किन किन के ऊपर है? देखिए, नमस्कार दर्शकों और नमस्कार विनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने शो में आमंत्रित किया। तो टूरिस्ट पॉलिसी जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये यूपी टूरिज्म पॉलिसी है। तो यूपी टूरिज्म क्या है? यूपी एक हार्ट ऑफ इंडिया है। इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच आता है ये इंडिया के नक्शे में। तो इसमें 9 स्टेट बॉर्डर्स लगते हैं यूपी में। एक इसमें दिल्ली यूनियन टेरिटरी लगती है और एक इसमें इंटरनेशनल टेरिटरी भी लगती है जो नेपाल है। बिल्कुल। तो इस दर्जे से देखा जाए तो यूपी बहुत ही अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स यहाँ पर आते हैं जो अपना इन्वेस्ट करते हैं। तो इस नज़रिए से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। मैम, अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट ये टूरिस्ट पॉलिसी है, टूरिज्म पॉलिसी जो लाई है, इसका मकसद क्या है लाने का? देखिए, यूपी राम का राज्य भी है, कृष्ण की नगरी भी है, बौद्ध धर्म भी यहाँ पे माना जाता है और यहाँ पर शिव नगरी भी इसको कहा जाता है क्योंकि वाराणसी ज्योतिर्लिंग भी है यहाँ पर। तो बहुत सारे अदर स्टेट्स के लोग या इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर घूमने फिरने आते हैं। जब बाहर का टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छी होनी चाहिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्लीनलीनेस होनी चाहिए, जिससे कि बाहर के लोग अट्रैक्ट हों और यहाँ पर घूमने फिरने आए। जब लोग हमारे स्टेट में आते हैं तो हमारे स्टेट को रेवेन्यू जनरेट होता है, बट वो लोग हमारे स्टेट में आएंगे तो उनको अच्छा बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। इसी रिगार्डिंग ये यूपी टूरिज्म पॉलिसी 2022 का गठन किया गया। ये पॉलिसी 2022 में बनाई गई थी, दिसंबर 2022 में। और इस पॉलिसी का जो टर्म है वो 2027 तक है। इस पॉलिसी को अभी लास्ट ईयर ही अपडेट भी किया गया है अक्टूबर 2024 में। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो अपडेटेड पॉलिसी की करेंगे हम। ओके मैम, ये यूपी टूरिज्म पॉलिसी में फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो यूपी में ऐसे कौन कौन सी डेस्टिनेशन हैं जिसको इसमें कवर किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा विनीत जी आपने। तो इस पॉलिसी में 12 ऐसी सिटीज़ को मार्क किया गया है जिन्हें फोकस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कहा गया है, FTD, जिसमें बरेली भी शामिल है। अच्छा। जिसमें चित्रकूट भी है, फतेहपुर सीकरी है, आगरा है, वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, लखनऊ और ऐसी और भी सिटीज़ हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। इसे लेने का पर्पस है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर रही है। बहुत सारे नई यूनिट्स, नई इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। तो जब भी कोई इंडस्ट्री सेटअप होती है तो वहाँ पे टूरिज़्म भी सेटअप होता है, क्योंकि वहाँ पे एक रिलीजियस वहाँ का बेनिफिट भी है। जैसे कि मैंने बताया कि यूपी राम की नगरी भी है और कृष्ण की नगरी भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट रिलीजियस पर्पस से भी यहाँ पे घूमने आते हैं, एडवेंचर पर्पस से भी आते हैं। दुधवा को भी इस 12 डेस्टिनेशन में लिया गया है, वो एक एडवेंचर प्लेस है। तो इन सिटीज़ को इसलिए कवर किया गया है क्योंकि टूरिस्ट जब यहाँ पर आए तो उसको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके और क्लीनलीनेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें उनको दी जा सके।
और इंडस्ट्रीज़ को इसीलिए ये कहा गया है कि बहुत सारी सब्सिडीज़ के बेनिफिट्स हैं इंडस्ट्रीज़ को, कि अगर आप यहाँ पे होटल्स, होम स्टेज या रिजॉर्ट आप अपना सेटअप करते हो तो आपको बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अच्छा, एक कॉमन प्रश्न सबके मन में है, जैसे हम लोग ने फोकस डेस्टिनेशन की बात करी जिसमें 12 हैं, लेकिन यूपी में लगभग 90 सिटीज़ के आसपास हैं। 75 सिटीज़। 75 सिटीज़ हैं, शायद नंबर यूपी में 90-92 तक जाता है आरटीओ के हिसाब से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे जो बाकी सिटीज़ रह गई हैं, क्या अगर वहाँ पे कोई सेटअप बनेगा तो उनके लिए भी क्या कोई बेनिफिट है या सिर्फ इन 12 सिटी के लिए ही है? नहीं, बिल्कुल वहाँ के लिए बेनिफिट्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जब भी कोई ऐसी पॉलिसी डिज़ाइन करती है तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इस्टेब्लिश्ड या डेवलप्ड प्लेसेस हैं वहाँ पर कम सब्सिडी दी जाए, और जो अंडर डेवलप्ड प्लेसेस हैं या रूरल प्लेसेस हैं, अगर आप वहाँ पर जाकर कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो, होटल इंडस्ट्री सेटअप करते हो, या कोई ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटी से रिलेटेड आप कुछ वहाँ सेटअप बनाते हो, तो वहाँ पे आपको एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ओके। जैसे कि पूर्वांचल, मध्यांचल और जो बुंदेलखंड जो जगह है, वहाँ गवर्नमेंट ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है सरवाइव करना, या कह लीजिए फैसिलिटीज़ कम है। तो बिल्कुल आपने मतलब ओवरऑल अगर जितनी भी सिटीज़ हैं सब जगह हम डेवलप करेंगे तो हमको सब्सिडी मिलेगी। अब मैं सीधा सब्सिडीज़ वाले पॉइंट्स पे ही आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूँगा सब्सिडी। सब्सिडी जो वर्ड यूज़ करा जाता है, कई लोग के मुंह से मैंने सुना है कि भैया हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं सब्सिडी के लिए। क्या ये जो क्वेश्चन है ये मन में होना चाहिए, या हमें ये करना है हम बिजनेस कर रहे हैं इसलिए हमें सब्सिडी चाहिए? विनीत जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स क्यों है जबकि ऑलरेडी हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्सेशन है? हम जीएसटी देते हैं, सारे जितने भी सामान हम खरीदते हैं, उस पर देते जो भी हैं। सर्विसेज हम लेते हैं, हम उस पर इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, बिल्कुल। बट फिर भी हमारे डायरेक्ट टैक्स क्यों लगाया गया? डायरेक्ट टैक्स हमारी इनकम पे डायरेक्टली लगाया गया। डायरेक्ट टैक्स हमें सोशल इक्वलिटी देता है, ओके। क्योंकि अमीर को ज़्यादा टैक्स देना होगा और जिसकी इनकम कम है या स्लैब के हिसाब से कम है, वहाँ पे उसे कम टैक्स देना होगा। तो ये क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि सब्सिडी एक आरक्षण है? आरक्षण कह सकते हैं, लेकिन ये हाँ मतलब अगर सीधे शब्दों में गए तो आरक्षण ही है ये। आरक्षण है। आरक्षण किसको दिया जाता है? जो वंचित होता है। जो वंचित होता है। तो जैसे हमारे देश में ये सुविधा बनाई गई है कि जो ऐसे इंडस्ट्रीज हैं या जो ऐसे रीजन्स हैं, या एक वुमेन कैटेगरी को आप हमेशा सुनते हैं, हर सब्सिडी स्कीम में वुमेन कैटेगरी को कुछ एडिशनल बेनिफिट्स हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि इस वुमेन्स तो सेक्टर को बेनिफिट प्रमोट कहाँ किया नहीं जाए। है? हाँ, वुमेन्स तो बेनिफिट कहाँ नहीं है? वुमेन को बेनिफिट्स इसीलिए दिए गए हैं जिससे उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिले हाँ और जी। उनको प्रमोट किया जाए। बिल्कुल। अब आज की डेट में आप सुनते हैं कि वुमेन पेट्रोल पंप पे काम कर रही हैं, बिल्कुल। वुमेन पायलट है, राफेल चला रही है वुमेन। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सा सेक्टर है जहाँ पे वुमेन की एंट्री नहीं हुई है? और जहाँ नहीं हुई है वहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई करती है कि वुमेन्स को भी इक्वेलिटी दी जाए, बिल्कुल। इसीलिए उन्हें एडिशनल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। तो टेक्निकल भाषा में अगर मैं कहूँ तो सब्सिडी को हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि सब्सिडी एक आरक्षण है ऐसे बिजनेस के लिए, ऐसी इंडस्ट्रीज के लिए जिनको गवर्नमेंट चाहती है कि वो आगे बढ़े। ओके, मतलब सब्सिडी आपके हिसाब से मिलनी चाहिए टूरिस्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। कई बार नया युवा जो आता है उसके पास इतना फंड नहीं होता है, वो भी लगाना चाहता है और उससे लगता है कि अगर एक बार स्टेप डेवलप हो गया तो वो अपने आप टैक्स देगा। मैम, मेरा दूसरा प्रश्न आपसे इस टॉपिक पे ये रहा कि कौन कौन सी यूनिट्स हम डेवलप करें जिससे हमें सब्सिडी मिले। जैसे आपने स्टार्टिंग में हमें बताया था होटल। होटल का मतलब 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, या एनी कैटेगरी ऑफ होटल? इस प्रोजेक्ट में ये जो सब्सिडी स्कीम है इसमें 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार एंड एनी टाइप ऑफ थीम पार्क ऑल्सो इंक्लूड किया गया है इसमें। तो आप होम स्टेज को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और टेंट सिटी या जो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ के लिए आप स्पेशल सेटअप बनाते हैं वो भी इस स्कीम के अंडर आएंगे। अच्छा, मतलब होटल्स भी हो गए, थीम पार्क भी हो गए, अगर कोई एडवेंचरस एक्टिविटी है वो भी हो गई, टेंट सिटी भी आ गई, होटल एनी कैटेगरी हो गया, और वेलनेस सेंटर्स भी आपके हो गए। तो ये जी। सारे अगर मैं सेटअप करूँगा तो मुझे सब्सिडीज़ मिलेंगी। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो अब सब्सिडीज़ पे आते हैं। अगर मान के चलिए आज प्रयागराज अभी हम लोग ने देखा इतना बड़ा सेंटर रहा, जहाँ पे आई थिंक 60-65 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। जी। अब मैं तो उस दिन एक कैलकुलेशन ही कर रहा था सिर्फ बैठे हुए, कि अगर 60-65 करोड़ लोगों ने
₹1000 सिर्फ खर्च करा है एक जने ने, सिर्फ 1000, जो मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई गाड़ी से जा रहा है वो बहुत खर्च करके आया है। 65 करोड़ लोगों ने अगर ₹1000 भी खर्च करे तो वो 65,000 करोड़ सिर्फ प्रयागराज को मिल गए। जी जी बिल्कुल। दूसरा, जो प्रयागराज गया वो बनारस भी गया, अयोध्या भी गया। जी तो अब वहां से कितना बड़ा डेवलप, मतलब मुझे लगता है ये 1 लाख करोड़ का कारोबार शायद पिछले 2 महीनों में उन्होंने कर लिया। बिल्कुल। इतनी बड़ी पावर है टूरिज्म की हमारे इंडिया में। तो अब अगर मैं कोई भी होटल या कोई सेटअप करता हूँ, इन सिटीज़ में करता हूँ, तो शुरुआत मेरी होगी जगह खरीदने से। तो जगह अगर मैं खरीदता हूँ, क्या कोई सब्सिडी है? हाँ जी बिल्कुल है। आपने प्रयागराज की बात करी, तो प्रयागराज में जो इन्वेस्टमेंट आया होगा वो इस बार प्रयागराज का सबसे, हमारे पूरे यूपी बजट में सबसे ज़्यादा सबसे इन्वेस्टमेंट रहा होगा, क्योंकि ऐसा इवेंट आज तक नहीं हुआ था जिसमें इतने 66 करोड़ आई गेस लोगों ने विजिट किया है। बिल्कुल। तो आपका एग्जाम्पल भी बिल्कुल ठीक है कि अगर 1000 रुपये भी लोगों ने खर्च किया होगा तो 66,000 करोड़ रुपीज़ हो गए हमारे पास। तो ये इस तरीके का सेटअप बनाने के लिए वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे बिल्कुल। प्रयागराज में टेंट सिटी लगाई गई, बट आपने कहा प्रयागराज के साथ लोग अयोध्या भी गए, काशी भी गए, तो बिल्कुल। आपने देखा कि वहाँ पे भी टूरिज्म इंडस्ट्री कितनी बूम पर है। वहाँ पे बहुत सारे नए होटल्स आए अभी पिछले कुछ टाइम में। अगर हम बात करें पिछले 5-7 साल पहले की, तो आपको लगता है 5-7 साल पहले जब आप किसी से कहते थे कि आप यूपी में जाके बिजनेस करो, तो लोग कहते थे यूपी वो जगह है जहाँ पे 2 मिनट में बंदूकें चल बंदूक चल जाती है। सकती है, तो बिल्कुल। इसलिए अब यहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी दी गई जिससे कि बाहर का इन्वेस्टर आए, ना ही केवल अंतर्राज्यीय, यानी कि ना केवल इंटर स्टेट बल्कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है। और जो यूपी गवर्नमेंट की अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी, इसमें भी इसमें चेंजेस लाए गए थे बहुत सारे। और इस यूपी टूरिज्म पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि इसमें हर जगह का पैसा यूपी के अंदर आए, तो वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रही है। बिल्कुल। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम कोई डेवलपमेंट करते हैं तो इसमें हमें 3 तरीके से बेनिफिट गवर्नमेंट ने डिज़ाइन किया है। एक कैपिटल बेनिफिट, एक इंटरेस्ट बेनिफिट और एक अदर बेनिफिट्स। मतलब मैं 1 to 1 स्टार्ट कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं क्योंकि बनारस अभी मैं पीछे होके आया, तो मैंने वहाँ होटल्स वालों से, मेरी कई लोगों से चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा, बोले हमारे पास ओवरऑल होम स्टे और ये सब जोड़ लें तो 10,000 कमरे हैं हमारे पास पूरे बनारस में। 10,000 कमरे का मतलब हुआ, अगर मैं 2 पर्सन पर रूम की कैपेसिटी मानूँ, यानी वो सिर्फ 20,000 लोग रुक सकते हैं वहाँ पे। तो यानी, और जबकि जनता वहाँ जाती है लाखों में, तो यानी वहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप, एक ऑप्शन है अभी निकलने का। मान के चलिए मैं बनारस को लेके चलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने स्कोप खुद देखा। मैं वहाँ ज़मीन खरीदने जाऊँगा तो मुझे क्या सब्सिडी सरकार देगी? देखिए, ज़मीन खरीदने के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है। ठीक है। अगर आप ज़मीन खरीदने के लिए गवर्नमेंट से सब्सिडी चाहते हैं तो वो एक अलग फॉर्म में मिलती है। वो है अगर आप हेरिटेज होटल बनाते हैं। ओके। हेरिटेज होटल यू कैन से लाइक, जैसे हमारे पास आगरा है, वहाँ पे आगरा का हेरिटेज ताजमहल है। ताजमहल तो है। अगर उसमें कभी होटल बनता है या गवर्नमेंट अलाउ करती है, तब वहाँ वो स्कीम अप्लाई होगी। या फिर फतेहपुर सीकरी आप देख लें, अगर वो उस पैलेस को होटल में कन्वर्ट कर दें, जैसे नीमराना को हाँ, कन्वर्ट नहीं किया मैंने गया करनी है। है, उदयपुर में तो बहुत सिटी हाँ, पैलेस कई तो सारे अगर कन्वर्ट आप हैं। इस तरीके का हेरिटेज होटल बनाते हैं तब वहाँ पे सब्सिडी है। अदरवाइज गवर्नमेंट लैंड एलोकेशन करती है, एक कमेटी बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी। ये कमेटी एक रेट्स तय करती है जो नॉर्मल रेट से कुछ कम होते हैं। और यहाँ पे आप अगर 1 to 3 स्टार कैटेगरी का होटल बना रहे हैं तो इसकी एक लिमिट है कि आपको 1200 स्क्वायर मीटर से लेके 6000 स्क्वायर मीटर तक अगर आप लैंड ले रहे हैं तो उसमें आपको डीएलसी के रेट पे लैंड अवेलेबल कराई जाएगी। ओके। और 4 स्टार के लिए अलग है, 5 स्टार के लिए अलग है, अदर्स के लिए अलग मतलब है। सरकार हमें स्पेसिफिक रेट्स पे ज़मीनें दे स्पेसिफिक रही रेट्स। है, जी ये बड़ी बात है। हाँ जी। क्योंकि मार्केट के रेट तो बहुत ज़्यादा होते हैं और हमें जगह भी ज़्यादा चाहिए होती है। क्या स्टैम्प ड्यूटी में भी कोई रिबेट है? जी बिल्कुल। जब आप लैंड परचेज करते हैं तो आपको 2 खर्चे होते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर एग्रीकल्चर जगह कोई खरीदी टूरिज़्म के लिए और आप उस पे होटल सेटअप करना चाहते हैं तो आपको सीएलयू कराना पड़ेगा। बिल्कुल। सीएलयू मीन्स 143 जो कराते धारा हैं 80, कन्वर्जन, हाँ, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूसेज। लैंड ठीक यूज। है, तो अगर आप सीएलयू कराते हैं
तो आपके के जो चार्जेस है वो इस पॉलिसी के अंतर्गत 100% वेव हो जाएंगे। ठीक है। और जब आप लैंड की रजिस्ट्री कराते हैं और स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं तो उस स्टैम्प ड्यूटी का भी आपको 100% का वेवर इस स्कीम के अंदर मिल जाएगा। ओके, मतलब कुल मिला के मुझे एक तो जमीन सस्ते रेट पे मिलेगी, जी दूसरा स्टैम्प ड्यूटी मेरी माफ हो जाएगी, और अगर मैं एग्रीकल्चर से कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरी वो जो 143 की फीस वगैरह है वो भी मेरी वेव ऑफ हो जाएगी। जी ठीक है। अब मैंने ज़मीन खरीद ली, अब मेरे को उस पर बिल्डिंग बनानी है, कंस्ट्रक्शन करना है, पूरा सेटअप रेडी करना है, क्या उस पर कैपिटल जो पार्ट मेरा है उस पर भी कोई सब्सिडी है? जी बिल्कुल, कैपिटल सब्सिडी इसकी मेन सब्सिडी है। अगर मैं बहुत अट्रैक्टिव वे में कहूँ तो इसमें 2 करोड़ से लेकर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी गवर्नमेंट 40 देती है। करोड़ यानी अगर इसमें 40 में कोई कैपिंग है? ये 40 करोड़ कैपिंग लिमिट ही है। अगर आप अच्छा। 500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ओके। तो आपको 10% सब्सिडी, लेकिन अच्छा, मैक्सिमम मैक्सिमम सीलिंग तो लिमिट 40। इज 40 करोड़। ओके, मतलब ले जितने ये इन्वेस्टमेंट है उसका 10% मिलेगी। हाँ जी, ये सब्सिडी स्टार्ट हो जाती है अगर आप 10 लाख रुपए से लेके 10 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 25% की सब्सिडी मिलेगी, जिसपे अच्छा। कैपिंग है 2 करोड़ की। ओके। ठीक है, 2 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी नहीं मिलेगी। 10 करोड़ का अगर आप 25% निकालेंगे तो 2.5 करोड़ ढाई हुआ, आएगा। लेकिन क्योंकि सीलिंग लिमिट कैपिंग लिमिट 2 करोड़ है तो आपको मैक्सिमम 2 करोड़ की सब्सिडी मतलब मिलेगी। मोटा मोटा 20% की कैपिंग है। हाँ जी, 20% से ज्यादा नहीं देंगे ये मुझे। 10 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट पे है। अगर आप 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं 11 से 50 11 या से 0 50, से 50? 0 से 50 के मतलब 11 से हाँ 50 ही कहेंगे आप, ठीक क्योंकि है। ये स्लैब में डिवाइडेड है ठीक है। कि आप 10 लाख से 10 करोड़, फिर 50 करोड़, फिर 200 करोड़, फिर अच्छा। 500 करोड़ और फिर 500 करोड़ से ज्यादा। ज्यादा। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड है। तो शुरू में आपको 25% की सब्सिडी मिलती है, उसके बाद आपको 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 20% की सब्सिडी है, ओके। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 15% की सब्सिडी है। अच्छा, मतलब मोटा मोटा 25% की सब्सिडीज हमारे जी पास कैपिटल बजट की अवेलेबल है जी एज पर द लिमिट। हाँ जी और वो मिनिमम 20% या जो भी उस कैटेगरी में आप फॉल करोगे वो मिल जाएगी, जी लेकिन 25% सरकार देने को तैयार हाँ बैठी जी। है। अब इसी में एक एडिशनल पॉइंट भी है कि अगर वही सेम चीज आ गई जो हमने बात करी थी कि अगर SC पर्सन, ST पर्सन या वुमेन कैटेगरी का पर्सन है तो एडिशनल 5% की सब्सिडी है। अच्छा तो मैक्सिमम जो बेनिफिट्स आपको इंसेंटिव के रूप में मिल रहा है वो 30% तक हो सकता है। भाई लोगों, अपनी बीवी से बना के रखो, उसके नाम पे बिजनेस करो, 5% की एक्स्ट्रा सब्सिडी सरकार से ले लो, ये मतलब हुआ जी इसका। बिल्कुल। तो बना के रखो भाई लोगों। ठीक है, तो ये तो हमारी कैपिटल सब्सिडी हो गई, और इसके अलावा? इसके अलावा इसमें एक इंटरेस्ट सब्सिडी भी है। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं ओके ठीक है। और आपको उस लोन पे इंटरेस्ट पे करना है ठीक है। तो 5% ऑफ द इंटरेस्ट ठीक है। या फिर मैक्सिमम 25 लाख पर ईयर, ओके। और ये सब्सिडी आपको 5 साल तक मिलेगी। अच्छा। यानी कि अगर आप इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे तो दिस सब्सिडी कैन बी मैक्सिमम ऑफ 1 करोड़ 25 लाख। मतलब अगर मेरा एग्जाम्पल 10% का बैंक का लोन सेंक्शन हुआ तो 5% सरकार 5%। देगी, 5% मुझे जी देना है। जी ये 5% पे अगर आपको लोन भी मिल रहा है, ऐसा कहाँ मिल सकता है? सिर्फ यूपी में मिल सकता है, वो भी कहाँ मिलेगा? टूरिज्म पॉलिसी में मिलेगा। तो देर क्यों कर रहे हो, फटाफट होटल इंडस्ट्री खड़ी करो और इतना मोटी सब्सिडी स्कीम लो। चलिए ठीक है, हमने बात कर ली मैम, स्टैम्प ड्यूटी वेलएसटी आपके वेव हो जाएगी, कैपिटल सब्सिडी कैपिटल सब्सिडी 25% तक की आपको मिल जाएगी, इंटरेस्ट आपको 50% तक का ऑलमोस्ट रिबेट 5%। मिल जाएगा। 5% 10% का ये नॉर्मल रेट है, तो 50% की मैं बात करूँ, 50% तक आपको वो भी रिबेट मिल रहा है। और कोई सब्सिडी मैम इसमें है या ये सब कुछ कंप्लीट हो गया? इसके अलावा इसमें अदर बेनिफिट्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टैम्प ड्यूटी का वेवर है। इसके अलावा एक इसमें EPF रीइंबर्समेंट भी है। आप जो अच्छा। वर्कर्स अपने यहाँ रखेंगे, एम्प्लॉयज ओके। रखेंगे, आप उनका PF का पोर्शन जो कंट्रीब्यूट करेंगे वो भी आपको 5 साल तक 100% EPF रीइंबर्स हो जाएगा। SGST भी कुछ वापस होगा? GST भी? SGST का भी 100% का इसमें वेवर मतलब मिलेगा सरकार आपको। टैक्स नहीं लेगी हमसे? स्टेट टैक्स इसमें 100% वेव है। क्या बात है, मतलब आपको स्टेट टैक्स यानी जीएसटी भी देना नहीं पड़ेगा, जो 18 और 28% है होटल इंडस्ट्री में, और वो भी आपको यानी 50% की उसमें भी रिबेट मिल रही है। ईपीएफ जो आप जमा कर रहे हैं 10-12% का, वो भी पूरी रिबेट मिल रही है। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए, सब कुछ सरकार दे रही है, आप लोग कम से कम प्लांट लगाओ, तो होटल इंडस्ट्री लगाओ। और मैम कोई सब्सिडी इसमें या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई? इसके बाद इसमें और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करे हैं कि क्यों अगर आप यूपी में टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं, ऐसी इंटरनेशनल मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस अच्छा। और एग्जीबिशंस अगर आप करते हैं तो भी आपको 50% ऑफ जो आपकी लागत आएगी वो भी आपको बैंक वो आपको गवर्नमेंट के थ्रू
इंसेंटिव मतलब उसका अगर मैं सब्सिडी कोई के फॉर्म में मिल यूपी में जाएगा। एग्जीबिशन करता हूँ जिसमें मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स को बुलाता हूँ और उनसे कहता हूँ यूपी में आके इन्वेस्टमेंट करो होटल इंडस्ट्री में, तो उसकी भी मेरे को रिबेट जी, मिलेगी। माइस के नाम से ये है। अच्छा। अगर आप मीटिंग्स और एग्जीबिशंस और इस तरीके से आप एक्टिविटीज़ कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये सब कॉन्फ्रेंसेस कुछ। वगैरह करते हैं, तो इसमें भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने यूपी टूरिज्म पॉलिसी के बारे में चर्चा करी, सारी सब्सिडीज़ के बारे में चर्चा करी। और अगर यूपी में आप कहीं पे भी अपना होटल डेवलप करना चाहते हैं, अपना पूरा सेटअप लगाना चाहते हैं, 1 2 3 4 स्टार कैटेगरी का होटल, या आप कोई होम स्टे अच्छा खोलना चाहते हैं, इको टूरिज्म स्पॉट बनाना चाहते हैं, चाहे वेलनेस सेंटर बनाना चाहते हैं, या कुछ भी अगर आप बनाना चाहते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ प्रमोशन कुछ करना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी आपके लिए जी, बेहतर है। और 50% तक की सब्सिडीज़ आपको इसमें सरकार देने को तैयार बैठी है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सरल शब्दों में और इतनी मुश्किल पॉलिसी के बारे में हमारे दर्शकों को बता दिया। अगर दर्शकों का कोई प्रश्न आए तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, जी, उनकी कोई मंशा होगी तो प्लीज़ आप क्लियर कर दीजिएगा। जी, और बिल्कुल। हम लोग ये अवेयरनेस वीडियोस बनाते हैं जिससे हमारे यूपी में टूरिज्म पॉलिसी क्रिएट हो, लोग आके होटल्स बनाएं, इंडस्ट्री बनाएं, और यह यूपी को डेवलप करें, जिससे हमारा यूपी भी एक बहुत अच्छे राज्यों में जिसकी गिनती ऑलरेडी है, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं उसको भी हम बिल्कुल अपने सामने देख सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विनीत जी। और अगर कोई होटल लगाना चाहता है, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहता है, तो उस वीडियो को शेयर करें उसके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मत करना। अगर ज्ञान नहीं चाहिए है, अवेयरनेस नहीं चाहिए तो मत करना, चाहिए तो कर लेना।